हम लोगों को 23 अरब मिस्र पाउंड मिलना है। हम बहुत लाभ में हैं। सोफे पर मेरे साथ जुड़े हैं परोहा के शहंशाह या फिनटेक के शहंशाह। मेरे साथ सोफे पर मुनीर नखला हैं, जो वास्तव में एमेनिटी हलान के संस्थापक और सीईओ हैं। जब आपके पास एक अच्छी तरह से काम करने वाली कानूनी प्रणाली हो, अच्छी अंडरराइटिंग क्षमता है और विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न उत्पादों को परिभाषित करने की मानसिकता हो, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सोचे जाते हों, तो आपके पास आमतौर पर कम NPL और उच्च मार्जिन होते हैं। क्या आप मिस्र जैसे बाजार में बदलाव के उत्प्रेरक बन गए हैं? सभी को सुप्रभात। आज के काउचोनॉमिक्स विद अर्जुन के एपिसोड में आपका स्वागत है। सोफे पर मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है परोहा के शहंशाह या फिनटेक के शहंशाह। तो आपको पता है आज हम सब बहुत ही अनोखे होते जा रहे हैं। सोफे पर मेरे साथ मुनीर नाखला है। मुझे नहीं पता कि मैंने नाम सही लिया या नहीं। उन्होंने हमारे आगे बढ़ने से पहले उन्होंने मुझे 3 बार सही किया, जो वास्तव में एमेनिटी हलान के संस्थापक और सीईओ हैं। और वास्तव में उन लोगों के लिए जिन्होंने एमेनिटी हलान के बारे में नहीं सुना है, मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं, वे पोस्टर चाइल्ड रहे हैं, न केवल फिनटेक के बल्कि मुझे लगता है कि स्टार्टअप आंदोलन के भी, जो मिस्र से निकला है। ठीक है, उसके साथ मुनीर, सोफे पर आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी मेज़बानी करने के लिए धन्यवाद। नहीं, ये तो खुशी की बात है। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम पिछले सीजन में संपर्क में थे। हम तारीख तय नहीं कर पाए, लेकिन आप जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पिछले साल है या इस साल। आखिरकार आप मेरे साथ इस सीट पर हैं। चीजें हमेशा सही समय पर होती हैं। बिल्कुल सही। मेरे पास एक सादृश्य है जिसका मैं आज उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इसका एक वयस्क पेय से संबंधित है, जो कहता है अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो इंतजार करते हैं। ठीक है, इसके साथ मुनीर, मुझे लगता है कि हर किसी की खातिर मेरी भी, है ना, शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है ना, जहां आप लोग आ जाएं। लेकिन अपने शब्दों में, तो यात्रा शुरुआत से पहले शुरू होती है। यात्रा तब शुरू होती है जब मैं विश्वविद्यालय में अपना स्नातक शोध प्रबंध कर रहा था, और उस समय मुझे नहीं पता था कि इसे क्या करना है, और मैंने मिस्र में माइक्रो फाइनेंस के प्रभाव पर इसे करने का फैसला किया। मेरे चाचा स्थायी विकास के क्षेत्र में मौजूद थे, वह ऐसा ही था, और माइक्रो फाइनेंस एक बड़ी बात थी। और जब मैंने तब सर्वेक्षण किया तो मुझे एहसास हुआ कि अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। और 2010 की ओर चलते हैं, मुझे क्रेडिट पर तिपहिया वाहन बेचने का अवसर मिला, बजाज फाइनेंस के समान ही। और आश्चर्य की बात यह है, ये बजाज के तिपहिया वाहन भी थे, और वह एक बहुत ही रोमांचक व्यवसाय था। जल्द ही हमें माइक्रो फाइनेंस लाइसेंस मिल गया। फिर हमने शुरू किया, हम प्रौद्योगिकी में शामिल हो गए। यात्रा के बाद मैं इंडोनेशिया में गोजेक से मिलने गया। उस समय वे $1 बिलियन की कंपनी थी। हम उसका एक अंश मात्र थे, और मैं एक साथी की तलाश में था, और मेरी मुलाकात अहमद मोहसिन से हुई, और वह हलान में मेरे सह संस्थापक हैं, और वह वित्तीय सेवाओं को पिरामिड के निचले स्तर तक खोलने की डिजिटल यात्रा की शुरुआत थी। ठीक है, तो 2 सवाल सीधे दिमाग में आते हैं। हम अंडरसर्व्ड के बारे में बात करते हैं, हम अंडरबैंक्ड के बारे में बात करते हैं, है ना, जो कई समूहों में बैठते हैं, है ना, उपभोक्ता हैं, व्यक्ति हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आपको सूक्ष्म और लघु व्यवसाय मिल गए हैं, जिसका मेरे अनुसार बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि न केवल व्यवसायों को कम सेवा मिलती है, बल्कि वास्तव में इन व्यवसायों के कर्मचारियों को भी कभी कभी कई कारणों से कम सेवा मिलती है। आपके लिए 2 सवाल हैं। ठीक है, हर कोई एक अवसर देखता है, लेकिन सालों तक कोई इसके बारे में कुछ नहीं करता, है ना? क्यों? और मिस्र में ऐसा क्यों है? किस बात ने आपको विश्वास दिलाया कि आप इसे अलग तरीके से कर सकते हैं? लोग बहुत अलग तरह से जुड़े होते हैं, और कुछ लोगों में एक प्रबल सहज प्रवृत्ति होती है, और वे अपनी प्रवृत्ति के आधार पर कार्रवाई करते हैं। और मैं उन लोगों में से एक हूं जो कार्रवाई करता है। कभी कभी मैं सही होता हूं, अक्सर मैं गलत होता हूं, लेकिन मुझे एक्शन लेना पसंद है। मेरे लिए जब मैंने 2010 में क्रेडिट पर तिपहिया वाहन बेचना शुरू किया था, मेरे लिए ये फुल प्रूफ जैसा लगा, है ना। एक ट्रेडिंग मार्जिन था, एक शानदार ट्रेडिंग मार्जिन, शानदार लैंडिंग मार्जिन, शानदार नाम, और ये एक सुरक्षित उत्पाद था क्योंकि ये राजस्व पैदा करने वाला था। तो टुक टुक का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया जाता था, इसलिए राजस्व उत्पादक था। टुक टुक चालक के लिए निवेश पर लाभ 10 महीने का था। तो मेरे लिए ये असंभव था कि मैं इस पर कदम न बढ़ाऊं, और इसी तरह आगे भी मुझे एक के बाद एक अवसर मिलते रहे। मुझ में प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तीव्र भावनाएं आती हैं, और मैं प्रतिक्रिया करता हूं। ठीक है, तो मुझे समझने दीजिए कि आज, इसलिए हमने बातचीत शुरू होने से पहले थोड़ी बातचीत की, और आपने कहा आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य एक वित्तीय सुपर ऐप बनना है, और आप स्पष्ट रूप से हैं।
एक सुपर ऐप की अवधारणा का मतलब है कि आप कई उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से कई क्षेत्रों की कई ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना? आप ये सब एक साथ कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि आपके पास मेरे जैसा उपभोक्ता है जो BNPL उत्पाद चाहता है। एक धागे से इस तरह हम इसे धागे पर लटकाए रखते हैं। तो मूल रूप से ये आसान नहीं रहा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला ऐसे एक साथ जोड़ने में, और हमने वास्तव में एक राइड हेलिंग व्यवसाय और एक डिलीवरी व्यवसाय करना शुरू किया, जिसे हमने 2018 में लॉन्च किया और 2020 में बंद कर दिया, या 2021 की शुरुआत में, एक बार जब हमने स्थापित कर लिया। और उस अवधि के दौरान हमने वास्तव में सुपर ऐप से फाइनेंशियल सुपर ऐप की ओर रुख किया। हमने अपना कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर न्यूरॉन विकसित किया, जिसे उस पर विभिन्न वित्तीय सेवाओं को अनुकूलित करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और हमारे पास एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, और एक बार जब हमने क्रेडिट पर सामान बेचना शुरू किया तो हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और यह एक और पुष्टि थी कि इन सबको एक साथ रखने में क्रेडिट तक की पहुंच एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। अगला कदम पेमेंट्स में शामिल होना था, और हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इजिप्ट से एक मोबाइल वॉलेट बनाने का लाइसेंस मिला, जिस पर वर्तमान में शायद $100 मिलियन का मासिक थ्रूपुट है। और हमें बाद में कार्ड के लिए भी मंजूरी मिल गई, और इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और अगला कदम अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था, चाहे वह निवेश हो, बचत हो, सोना खरीदना हो, मनी मार्केट फंड हो। और एक बार जब आप ग्राहक को वित्त, निवेश और भुगतान तक पहुंच प्रदान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास मूल त्रिकोण मौजूद है। इसमें एक गेम जोड़ें जिसका लक्ष्य ग्राहक प्राप्त करना है, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जोड़ें जिसका लक्ष्य इस सेगमेंट के लिए विशिष्ट उत्पाद है। फिर भी ये गेम चेंजर नहीं होने जा रहा है, इसलिए फोकस फाइनेंशियल सुपर ऐप पर है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा तोड़ते हैं। तो आपने बहुत सारी दिलचस्प बातों का जिक्र किया। तो एक ग्राहक है ना? और हम समझते हैं कि मिस्र जैसे देश में उस ग्राहक की बहुतायत है, जो कि आप जानते हैं ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। ये युवा है, इसे आर्थिक रूप से पारंपरिक दुनिया से बाहर रखा गया है, ठीक है? और जाहिर तौर पर यह ग्राहक के बारे में आपकी समझ है। आपने प्रौद्योगिकी के बारे में बात की है ना? और तथ्य यह है कि आपने एक मालिकाना तकनीक बनाई है जिसमें इसके विभिन्न घटक भाग हैं। मुझे यकीन है कि यह प्रौद्योगिकी में मौजूद व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ता है। आपने उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में बात की है ना? तो वहाँ कुछ है उत्पादों को विकसित करने और उन्हें विकसित करने में सक्षम होने के मामले में स्पष्ट रूप से कुछ अंतर्निहित क्षमता है ना? जाहिर है इस सब में वितरण क्षमता है। आपने इसके बारे में बात की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और संभवतः बाजार के लिए अन्य रास्ते हैं। अगर मैं वास्तव में यह सब एक साथ रखता हूं तो सवाल यह है कि आप लोग कहां उत्कृष्टता प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग मैदान से बाहर गेंद को कहां मार रहे हैं मुख्य अंतर्क के संदर्भ में? और मुझे क्षमा करें, मैं आपसे अपने व्यापार रहस्य साझा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने समीकरण के इस हिस्से को इतना सही कैसे प्राप्त किया है कि यह आपको उस गति से आगे बढ़ने की अनुमति देता है जिस गति से आप बढ़ रहे हैं? वित्त तक पहुंच, चाहे वह उपभोक्ताओं के लिए हो, छोटे व्यवसायों के लिए हो या मध्यम व्यवसायों के लिए हो। और जब आप वित्त तक पहुंच कहते हैं तो आपका मतलब है कि आप वित्त दे सकते हैं या ऋण? ठीक है। और आप वास्तव में उस तरह की पूंजी कैसे जुटा पा रहे हैं? क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसे द्वितीयक बाजारों से जुटा रहे हैं, है ना? तो क्या हमारे बैंक आपके साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे आप जानते हैं हम इसे स्वयं नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम आपको मदद दें और आपको आरण की एक सीमा दें? या आप इसके बारे में अधिक रचनात्मक हो रहे हैं? आप फाइबोनैची अनुक्रम के बारे में जानते हैं? खैर, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। और वह किताब किसकी थी? हम उसी दर से बढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 5 8 13, हाँ, फिर 21 हमने उसे हराया। तो हम 23 अरब मिस्र पाउंड के देय खातों पर हैं। प्राप्य, आरण पुस्तिका प्राप्य। और जिस तरह से हमने उसे वित्त पोषित किया, मूल रूप से बैंकों का लाभ उठाकर था। शुरू में हम ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का उपयोग करते थे, फिर हम प्रतिभूतिकरण और अपनी आरण पुस्तिका को उतारने के लिए आगे बढ़े। इसलिए यह हमें अधिक बैलेंस शीट लाइट बनाता है। और हम वास्तव में धन जुटाने के लिए 2 अन्य तरीकों की खोज कर रहे हैं। लेकिन हम मिस्र में सबसे बड़े गैर बैंक वित्तीय सेवा प्रदाताओं में से एक बन रहे हैं। और यहाँ तक कि जब आप हमें मिस्र के बैंकों में रैंक प्रदान करते हैं, हम बहुत बहुत ऊपर रैंक में आते हैं। और तो क्या अब लक्ष्य केवल एक बैंक बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक नियो बैंक बनना है जो उपभोक्ता केंद्रित हो, जो ग्राहक को खुश रखने के लिए सब कुछ प्रदान करे, जो ग्राहक को जोड़े, जो ग्राहक को अपने अस्तित्व के केंद्र में रखता हो, ग्राहक को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक सेवा प्रदान करता हो।
बैंक स्वभाव से डराने वाले होते हैं, इसलिए बहुत से लोग बैंक में जाने और प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड का सामना करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। फिर आप नंबर लेते हैं, फिर सूट में अन्य लोग भी होते हैं, वे अलग दिखते हैं और यह पूरा अनुभव बहुत से लोगों को विचलित कर सकता है। इसलिए हम लोगों के जितना संभव हो उतना करीब रहना चाहते हैं और ढेर सारी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक चुनौती रखनी होगी। तो मैं पिछले साल सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में था, आप जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप वहाँ थे या नहीं, लेकिन आप जानते हैं मैं वहाँ काफ़ी नियमित रूप से जाता हूँ। आपको वास्तव में एक मौका मिलने पर आपको भी जाना चाहिए। मैं आपका परिचय वहाँ के लोगों से करवाऊंगा। आपको द फाउंडर्स स्पीक नामक किसी चीज़ पर बोलना चाहिए, क्योंकि आपका इतना सफल व्यवसाय है। तो मैंने एक राउंड टेबल होस्ट किया, आप जानते हैं, और उसमें डिजिटल और नियो बैंकों के 14 CEO थे और बातचीत इस बारे में थी, डिजिटल बैंक या नियो बैंक पैसे क्यों नहीं बना रहे हैं, है ना? ग्राहक उन्हें पसंद करते हैं, वे सुझाव देते हैं कि उनके पास बड़े ग्राहक आधार हैं, वे आरण देने में सक्षम हैं। जाहिर है उधार लेने में सक्षम होने की गतिशीलता के कारण वे उधार देने के मामले में थोड़े अधिक महंगे हैं, है ना? और इसी तरह आगे भी उनके पास बैंक शाखाएं नहीं हैं। कुछ एक हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं जिसे अक्सर फिजिटल कहा जाता है, लेकिन उनमें से अधिकांश डिजिटल हैं। लेकिन वे सभी लोग पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मिस्र के बाजार में ऐसा क्या अनोखा है जो आपको विश्वास दिलाता है कि एक नियो बैंक मिस्र में लाभदायक हो सकता है? नहीं बढ़ रहा है, लाभदायक है। हम बेहद लाभदायक हैं, इसलिए भुगतान में बहुत कम मार्जिन है। सहमत हूँ। ई कॉमर्स एक घाटे का व्यवसाय है। हाँ, ऐप पर गेम होना या अन्य अतिरिक्त चीजें रखना ग्राहक अधिग्रहण, प्रतिधारण, जुड़ाव के उद्देश्य से है। आरण देने से पैसे बनते हैं। हाँ, लेकिन उधार देने से पैसा बनता है अगर आप सही क्षेत्र में उधार देने और अपने NPL को कम रखने में सक्षम होते हैं। आप लोग अलग तरीके से क्या करते हैं? क्योंकि आमतौर पर उभरते बाजारों में सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए मेरा सवाल वापस जाता है, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते, आप जानते हैं मिस्र में पर्याप्त बैंक हैं, है ना? मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि और अधिक के लिए जगह नहीं हो सकती है। कोई भी बैंक इस वास्तविकता के प्रति जागरूक क्यों नहीं हुआ है और कहाँ है? आप जानते हैं, हम अंडरसर्व्ड की सेवा करके 2 अंकों का व्यवसाय बना सकते हैं। वितरण, तो वे बस वितरण क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। वितरण वे ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकते। हमने जो सही किया है वह यह है कि हमने बहुत कम जोखिम उठाने की क्षमता के साथ शुरुआत की है। उन लोगों को आरण देना जिनके पास कोई संपत्ति है, किसी ऐसे व्यक्ति को आरण देना जिसके बारे में हमें यकीन हो कि वह भुगतान कर सकता है। मिस्र में सकल घरेलू उत्पाद का घरेलू आरण 8% है। यह आपको एक संकेत देता है कि परिवार कितना कम लीवरेज्ड है। अगर आप ब्राजील को देखें, यह 37% है। यदि आप विकसित अर्थव्यवस्थाओं को देखें, यह 70% है। कुछ तो 100% से भी अधिक हो जाते हैं। इसलिए जब आपके पास 8% है तो लोग निश्चित रूप से दबे हुए हैं, कोई पहुंच नहीं है। तो उधार देने के दृष्टिकोण से आपके पास सर्वश्रेष्ठ चुनने की सुविधा है। और जैसे जैसे हम बढ़े, हमने अपनी जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया और अधिक उपभोक्ता आवश्यकताओं, खरीदारी आवश्यकताओं को संबोधित करना शुरू किया। इसलिए हम उपभोग को सुचारू बनाने में लग गए और तत्काल अनुमोदन के साथ, स्वचालित एल्गोरिदम के साथ। लेकिन हम हमेशा गारंटी के लिए स्याही से हस्ताक्षर करवाते हैं और मिस्र में कानूनी प्रणाली आखिरकार काम करती है, जो हमारे लिए काफ़ी सहज है। कुछ अन्य देशों में कानूनी प्रणाली और भी विकसित है क्योंकि ये 100% डिजिटल है। आप ग्राहक की डिजिटल रूप से KYC कर सकते हैं, आप उसे डिजिटल रूप से जोड़ सकते हैं। लेकिन मिस्र में भारत एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं इस हफ्ते वहीं था। ये एक अविश्वसनीय उदाहरण है कि उन्होंने KYC को कैसे हल किया है, लेकिन रुकावट के लिए खेद है। जब आपके पास एक अच्छी तरह से काम करने वाली कानूनी प्रणाली हो, अच्छी अंडरराइटिंग क्षमता है और विभिन्न खंडों के लिए विभिन्न उत्पादों को परिभाषित करने की मानसिकता हो, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी तरह से सोचे जाते हों, तो आपके पास आमतौर पर कम NPL और उच्च मार्जिन होते हैं। दिलचस्प। मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, वास्तव में लगभग 10 सवाल, लेकिन मैं सिर्फ 2 से शुरू करूंगा। तो आप, जाहिर है आप खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना, जो कि उपभोक्ताओं के लिए है। आप सूक्ष्म और लघु व्यवसाय ऋण भी देते हैं, सही कहा ना? क्या आप 2 अलग अलग व्यवसायों को उभरते हुए देख रहे हैं आखिरकार, या क्या आप इन्हें एक साथ रखने में सक्षम हैं क्योंकि आपको लगता है कि दोनों के बीच पर्याप्त तालमेल है और वे सह अस्तित्व में रह सकते हैं? सूक्ष्म ऋण और उपभोक्ता ऋण सह अस्तित्व में रह सकते हैं। सहमत। क्योंकि सूक्ष्म ऋण एक व्यवसाय का स्वामी लेता है जो पैसा लेता है ना? और पैसा परिवर्तनीय है।
जाहिर है ये तब होता है जब हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि पैसा व्यवसाय में जाए, लेकिन यह परिवर्तनीय है। बिजनेस लोन अलग होते हैं, लेकिन व्यवसायों के साथ जब हम व्यवसायों को संबोधित करते हैं तो ये वास्तव में B2B2C सेल है। अच्छा, तो हम वास्तव में किसके पीछे जा रहे हैं, और ये हमारी बैलेंस शीट के लिए अच्छा है। इससे हमारी बैलेंस शीट में इजाफा होता है, इससे हमारी आरण पुस्तिका बढ़ती है। यह लाभप्रदता के लिए अच्छा है। लेकिन जहां यह डिजिटल ऑनबोर्डिंग में जबरदस्त मूल्य जोड़ता है वह है कर्मचारियों के साथ। तो स्रोत पर कटौती, तो ये अर्जित वेतन एक्सेस है। अर्जित वेतन एक्सेस, या यहां तक कि अग्रिम वेतन, हाँ, अग्रिम वेतन या उपभोक्ता वित्त पोषण। तो हम व्यवसाय के अलावा व्यवसाय में कर्मचारियों के लिए भी जा रहे हैं। हमने ऐसी कंपनियां साइन अप की है, मुझे लगता है, जिनके पास 200,000 से अधिक कर्मचारी हैं। ये तो बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अर्जित वेतन तक पहुंच वाले व्यवसायों के साथ मैं जो सबसे बड़ी चुनौतियां देखता हूं, और वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि मैं उनमें से एक के कैप टेबल पर बैठता हूं। खैर, ये सौभाग्य की बात है कि मैं इस पर बैठता हूं, लेकिन चुनौती ये है कि दुनिया के इस हिस्से के बहुत सारे नियोक्ता ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वे अपने कर्मचारियों को ये लाभ विस्तारित नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है मिस्र में ये अलग लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि मिस्र में बहुत से नियोक्ता इस लाभ को विस्तारित करना चाहते हैं। यही मैं कह रहा हूं, मिस्र अलग है। तो मिस्र के नियोक्ता वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके विपरीत जो चल रहा है वह यह है कि कर्मचारी नियोक्ता के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, कृपया मुझे 1 या 2 महीने के लिए थोड़े पैसे उधार दें जो मेरे वेतन से काटे जाएंगे। और बहुत से नियोक्ता ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वे इसे किसी तीसरे पक्ष को सौंपना चाहते हैं। वे करते हैं, वे इसे सौंप देते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश नियोक्ता दुर्भाग्य से इसे किसी तीसरे पक्ष को भी नहीं सौंपना चाहते हैं। वे इससे कोई लेना देना नहीं चाहते हैं, है ना? ये एक अतिरिक्त HR की परेशानी है। ये है। तो मूल रूप से नियोक्ता को वेतन से कटौती करने की आवश्यकता होती है और HR विभाग के साथ कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन एक बार ये सुलझ जाने के बाद मुझे लगता है ये एक अच्छा लाभ है जो एक नियोक्ता कर्मचारियों को दे सकता है। आप जानते हैं, हमारा एक कॉमन दोस्त है जो इस क्षेत्र में ईडन रेड चलाता है, और आप जानते हैं वे वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे कर रहे हैं, विशेष रूप से UAE में, और वे साथ काम कर रहे हैं इस मामले में एक अर्जित वेतन एक्सेस वाले प्लेयर के साथ। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। तो जाहिर है बैंकों जैसे स्थापित खिलाड़ियों ने बाजार में आप जैसे खिलाड़ियों की सफलता देखी है। अब वे अलग तरह से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, एक बदलाव लाना। आप जानते हैं, क्या आप मिस्र जैसे बाजार में बदलाव के उत्प्रेरक बने हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया ना, आप जानते हैं 8% कम लीवरेज वाला सकल परिवार। जाहिर है कि आप पूरे देश को कवर नहीं करने जा रहे हैं, है ना? आपको पूरा लाना होगा। ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत पसंद करेंगे, लेकिन आइए इसके लिए कुछ अन्य पक्षों को भी साथ लाएं। क्या आप देख रहे हैं कि बैंक आप लोगों की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं आप कुछ जानते हैं, इसलिए हमें सीधे या परोक्ष रूप से कहानी में शामिल होना चाहिए? स्थापित खिलाड़ी कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि बैंकों को चलाने वाले लोगों की अंतिम प्रेरणा क्या है। और एक बार आपके पास इस सवाल का जवाब हो जाए। खैर, जवाब का एक हिस्सा मैं इस कमरे में नहीं बता सकता क्योंकि कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। आगे बढ़ें। एक बार जब आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है तो यह आपको इस बात की थोड़ी मानसिकता देता है कि वे क्या कर रहे हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो मैंने देखा है वो ये कि बैंकों से अब पहले से ज़्यादा भरोसा मिलने लगा है। मुझे लगता है कि हम 90% से अधिक मिस्र के बैंकों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और वे हमें अपनी जमाओं के लिए एक वितरण माध्यम के रूप में देखते हैं। हम जमा नहीं ले रहे हैं, वे जमा ले रहे हैं और हम उनके लिए एक वितरण माध्यम है। तो मुझे लगता है कि ये एक शानदार साझेदारी है। हाँ, तो सहजीवन सहयोग बढ़िया है। ये अद्भुत है। वे कभी कभी हमसे थोड़ा अधिक शुल्क ले सकते हैं, थोड़ा अधिक मार्जिन बना सकते हैं, वे हमारा प्रतिभूतिकरण खरीद सकते हैं इत्यादि। हालांकि मैंने जो देखा है वह यह कि कुछ बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक या क्षेत्रीय बैंक, जिनके मिस्र में कार्यालय हैं और मिस्र में शाखाएं हैं, जो इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। और उनमें से कुछ बैंक ऐसी कंपनियों की स्थापना पर चर्चा कर रहे थे जिन्हें मिस्र के सेंट्रल बैंक के बजाय वित्तीय नियामक प्राधिकरण से उसी तरह का काम करने के लिए लाइसेंस मिलेगा जैसा हम कर रहे हैं। और यह बात मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जैसे आप बैंक के स्वामित्व वाली कंपनी बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप एक बैंक है, लेकिन इससे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं जिसका मेरे पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। और वो शानदार है, ये विकसित हो रहा है। चलिए थोड़ा सा गियर बदलते हैं मुनीर।
आप और आपके सह संस्थापक और वास्तव में आपका एक समूह स्टार्टअप फिनटेक, आप जानते हैं, क्रांति विकास के मामले में अग्रणी थे जो मिस्र ने देखा है। मेरे लिए या दर्शकों के लिए एक तस्वीर पेश करें कि आप मिस्र में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में वास्तव में क्या अच्छा होता देख रहे हैं। आप कहाँ मानते हैं कि कुछ कमियां हैं जहां आप जानते हैं अन्य हितधारक, चाहे वह नियामक हों, बैंक हों, निवेशक हों, अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना? और आप इसे कहाँ जाते देखते हैं? मैं इस पर सिर्फ राजनेताओं का नजरिया जानना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इस पर एक राजनेता का दृष्टिकोण दूं, मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इकोसिस्टम के सफ़र को कैसे विकसित होते देखा है। इसलिए जब मैंने 2010 में अपनी पहली रकम जुटाई तो मेरी कंपनी का एक्स पर मूल्यांकन नहीं हुआ, मुझे वाई का चेक दें और आप 5% या 10% या 2% लें, इस तरह नहीं किया गया था। और शायद उस समय मैंने कंपनी की स्थापना करते ही अपनी यात्रा की शुरुआत में ही इक्विटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। 2018 की बात करते हैं, आपको कंपनी के 5% के लिए $100,000 का ऑफर दिया जाता है और आपके पास केवल एक डेक है, बस एक डेक, आपके पास बस इतना ही है। और मैंने 2017 से शायद 2016 के अंत तक से फरवरी 2022 तक देखा है। और उस समय मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को सामने आते देखा और बहुत सारे युवा बुद्धिमान लोग शानदार यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ शानदार काम करते देखा। और यह मिस्र में बहुत ही रोमांचक समय था और पैसा देश में आ रहा था और ये स्थानीय उद्यम पूंजीपतियों, क्षेत्रीय उद्यम पूंजीपतियों, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम पूंजीपतियों के साथ आ रहा था। और मुझे यह मानना होगा कि इस पैसे में से कुछ, इस हॉट पैसे में से कुछ ने संस्थापकों की मानसिकता को बदल दिया और उन्होंने उन्हें यूनिट इकोनॉमिक्स से बहुत दूर और हर कीमत पर विकास की मानसिकता में स्थानांतरित कर दिया। जब संगीत बंद हुआ तो उस अवधि के दौरान मैंने जितने भी बड़े व्यवसाय देखे और जिनमें निवेश करना चाहा वो सब बंद हो गईं। कुछ को छोड़कर उन्हें बंद करना पड़ा, जो अभी भी मिस्र में एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी निवेशक ही संस्थापक पर अधिक मजबूत प्रभाव डालता है और कंपनी को निर्देशित करता है, चाहे कंपनी के लिए सही हो या गलत। सही या गलत। और दुर्भाग्य से आप जानते हैं, हमने इसे हर जगह देखा है ना, हमने इसे हर जगह देखा। आप जानते हैं, मैंने इसे यूके में देखा, हमने अमेरिका में इसके बारे में बहुत कुछ देखा है। आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस हफ्ते भारत में था और मैं कम से कम 1 दर्जन संस्थापकों से मिला जहां कंपनियां वैल्यूएशन से इतनी आगे निकल गई हैं कि उन्हें वैल्यूएशन में 99% सुधार करना पड़ा, जो इस अर्थ में अविश्वसनीय है। ठीक है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है, जबकि मुझे लगता है कि इनमें से कई संस्थापक खुद कूलेड पर थे। आप पूरी तरह से सही हैं कि मुझे लगता है कि निवेशकों को भूमिका निभानी थी, क्योंकि यह अगले दौर और अगले दौर, अगले फंड और अगले फंड को बढ़ाने के बारे में था, इसलिए मूल्यांकन किया जा रहा था। अब आप इसे कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है अब सिर्फ निवेश पक्ष ही नहीं, मैं कुल मिलाकर बात कर रहा हूं मिस्र में पारिस्थितिकी तंत्र की। नहीं, एक दिलचस्प पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत सारे रोमांचक स्टार्टअप आ रहे हैं, कुछ इकाई अर्थशास्त्र पर अधिक केंद्रित हैं, कई बढ़ रहे हैं और ग्राहक प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इकाई अर्थशास्त्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नियामक की दृष्टि से मुझे लगता है कि नियामक सहायक हैं। तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए, जैसे डिजिटल KYC, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, यहाँ तक कि अदालतों को डिजिटल क्षेत्र से जोड़ना चाहिए। और जब कोई, तो ये सब अभी भी होने की ज़रूरत है, लेकिन हम बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको मौके पर रखने जा रहा हूं, आप इसका उत्तर नहीं चुन सकते हैं। एक सहायक नियामक और एक प्रगतिशील नियामक के बीच अंतर है ना? मिस्र उस स्पेक्ट्रम पर कहां है और KYC और न्यायिक न्यायालयों को जोड़ने के अलावा नियामक दृष्टिकोण से और क्या कमी है? क्योंकि मैं एक कदम पीछे हटूंगा। मेरा विचार, और मुझे लगता है कि अब इसे काफ़ी साझा किया गया है, क्या नियामकों ने अपने आप में, अगर मैं कहूँ, उनकी स्थिति में एक लंबा सफ़र तय किया है? यदि आप उस समय पर वापस जाते हैं जब मुझे लगता है कि आप और मैं स्कूलों और कॉलेजों में थे, और मुझे यकीन है कि आप मुझसे छोटे हैं, आप जानते हैं नियामक का दृष्टिकोण, आप जानते हैं मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, उपभोक्ता संरक्षण था। अब वे बाजार निर्माता हैं, है ना? उनके पास बुनियादी ढांचे की क्षमताएं हैं, वे नीति चालक हैं, उनके पास सैंडबॉक्स हैं। आप कहाँ महसूस करते हैं? और मैं इसे आपके नज़रिए से देखता हूँ, नियामक से पारिस्थितिकी तंत्र को थोड़ा अधिक लाभ कैसे हो सकता है? मिस्र के नियामक को अलग तरीके से क्या करने की आवश्यकता होगी? तो मैं कहूँगा कि मिस्र के नियामकों की मानसिकता बहुत प्रगतिशील है। काम करने के लिए उन्हें अन्य नियामकों की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन वे अंततः उन्हें पूरा कर लेते हैं। लेकिन एक प्रगतिशील मानसिकता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास सैंडबॉक्स है। मुझे पता है। सैंडबॉक्स में हमारी एक कंपनी है
हम इसे कुछ महीनों में लॉन्च करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जो एक आवर्ती बचत और आरण योजना प्रदान करता है। ठीक है, जो वास्तव में एक बड़ी और बड़ी आबादी को प्रभावित करेगा। तो नहीं, हम उत्साहित हैं। ठीक है, तो उस पूरे आयाम को लेते हुए, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, मुझे लगता है कि क्षेत्रीय मिस्र के कई स्टार्टअप ने सीमाओं के पार आकर अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक, और मैं देख रहा हूं कि उनमें से काफ़ी लोग अब खुद को सऊदी अरब साम्राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दरअसल अगर मैं कह सकता हूं कि पिछले सीजन में मेरे कुछ साथी शो में थे, है ना, मुझे लगता है कि जब आप सीमाओं के पार आते हैं तो आप लोग अच्छा करते हैं। ये कहाँ की सोच है? क्योंकि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, मिस्र में 100 मिलियन से अधिक लोग कुछ श्रेणियों के अधीन हैं। इसे एक बढ़ता हुआ सूक्ष्म लघु व्यवसाय दृश्य कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका कितना प्रतिशत जीडीपी से निकलता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह महत्वपूर्ण है। तो मिस्र में ही काफ़ी अवसर हैं, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कई कह रहे हैं, नहीं, अरे आप जानते हैं, हम सऊदी अरब में उतरना चाहते हैं। कुछ लोग वास्तव में अफ्रीका के अन्य भागों की ओर देख रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका अपने आप में बहुत बड़ा है। उस पर आपका क्या विचार है? क्या आप देखते हैं कि आने वाले वर्षों में मिस्र की कई और कंपनियां सीमा पार जाएंगी, और मेरा मतलब अगले 2 से 3 वर्षों में? या क्या आपको लगता है कि स्वदेशी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा और कहा जाएगा, आइए मिस्र पर ध्यान केंद्रित करें और इसे सफल बनाएं, और आप इसमें अपनी कहानी गढ़ सकते हैं? आप लोग उस पर कहाँ बैठते हैं? मुझे लगता है कि अधिक से अधिक कंपनियां होंगी जो मिस्र में सफल हैं। मिस्र के व्यवसाय के पूरक के लिए मिस्र के बाहर चली जाएंगी। मिस्र के बाहर जाना, उदाहरण के लिए हमारे लिए, मुझे लगता है कि हम मिस्र को अपनी परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं, जहां हमने कई उत्पादों, कई सेवाओं, विभिन्न उपभोक्ता वर्गों को आजमाया है। एक बार जब हम मिस्र से बाहर जाते हैं तो हम सेवाओं के पूरे सूट के साथ बाहर नहीं जा सकते। तो हमें अधिक केंद्रित रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जिस बाजार में जा रहे हैं उसके साथ सही उत्पाद बाजार फिट हो। हम मिस्र के साथ बड़ी आबादी, निकटता, तालमेल पर भी गौर कर रहे हैं। तो ये एक साथ एक कहानी का पूरक है। और क्या आप इसे उत्तरी अफ्रीकी कहानी के रूप में देखते हैं, या क्या आप इसे और अधिक के रूप में देखते हैं? क्षमा करें, क्या यह उत्तरी अफ्रीकी उपसहारा कहानी है, या यह इससे भी अधिक है? मुझे लगता है अगर मैं इसे अरब मध्य पूर्व कह सकता हूं, जीसीसी कहानी। आपको क्या लगता है कि ये और कहां जाने वाला है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग पूरे सम्मान के साथ आए हैं। मेरा विचार है कि बहुत से लोग राज्य में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें बेहतर मूल्यांकन मिलता है, पूंजी तक अधिक पहुंच होती है। तो आइए राज्य में कुछ स्थापित करें और आपको धन तक पहुंच प्राप्त होगी। मेरा विचार पूरी तरह से गलत हो सकता है। आप कहानी के किस पक्ष को प्रचलित देखते हैं? क्योंकि आप भी कई जगहों पर नहीं जाना चाहते हैं। ईमानदारी से कहें, आप युवा हैं, आप फुर्तीले हैं, और आप जानते हैं जितना अधिक आप बहुक्षेत्राधिकार का विस्तार करते हैं, उतना ही अधिक, यदि मैं कहूं, नौकरशाही व्यवस्था में आती है। आपको सावधान रहना होगा, साइबर सुरक्षा का अनुपालन करना होगा, जिसमें कुछ लागतें जुड़ती हैं। आपको वो बदलाव कहाँ दिखाई देता है? हम खोज कर रहे हैं। हम गंभीरता से एक से अधिक देशों की खोज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बहुत बहुत बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में, कुछ अफ्रीका में। हम जीसीसी की भी खोज कर रहे हैं, और राज्य वहाँ एक महत्वपूर्ण देश है। इसमें 35 मिलियन, 40 मिलियन हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंडर बैंक्ड हैं, ब्लू कॉलर, स्प्रिंग कॉलर, छोटे व्यवसाय के मालिक। तो वास्तव में वह उपभोक्ता वर्ग नहीं है जो वास्तव में दूसरों से प्रभावित है। लेकिन ऐसे अन्य खंड भी हैं जिनके लिए यदि हम सही उत्पाद बाजार में फिट करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़बरदस्त मूल्य जुड़ जाएगा, और हम उन लोगों को सेवाएं प्रदान करने में ज़बरदस्त मूल्य जोड़ देंगे जो वंचित हैं। ठीक है, चलिए कहानी को उल्टा करते हैं। तो मेरा अनुभव, और फिर मैं कोई सामान्य बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे व्यापक बयान देने की बुरी आदत है। मैंने 2 या 3 व्यवसाय देखे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने मिस्र में आने के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, जो आवश्यक रूप से नहीं है। ठीक है, वे मिस्र के नहीं हैं। कुछ को छोड़कर जो बुनियादी ढांचे के खेल में हैं और जिसे मैं निम्न इकाई आर्थिक वातावरण कहता हूं, उससे बाहर आते हैं। तो निम्न इकाई अर्थशास्त्र के अलावा, जिसे हम सभी समझते हैं, क्या आपको लगता है कि मिस्र अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक के लिए एक बहुत ही कठिन बाजार है? क्या स्टार्टअप आएंगे और प्रबल होंगे, और यदि हाँ तो क्यों? तो मैं असमंजस में हूं, है ना? मुझे यह कहने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित किया गया है, ये बहुत कठिन है, यहाँ मत आओ, अपने देशों में रहो और आकर हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। तो मैं पूरी तरह से, मैं असमंजस में हूँ। मैं इसका उत्तर कैसे दूं? ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी है, इससे बाजार बढ़ता है। मुझे लगता है आप जिस भी बाजार में उतरते हैं वहाँ ढेर सारा स्थानीय ज्ञान मौजूद होता है। तो मुझे लगता है कि सही साझेदार, सही शोध, सही, यदि आप समय से पहले पर्याप्त काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप ठीक हैं।
और फिर नियामक कोण भी है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि विनियमन लागू है। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप इसे सही तरीके से करें। लेकिन हमारे पास मिस्र में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप आए हैं और वे बेहद सफल हैं। तलबत उनमें से एक है। मिस्र में यह बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए और उबर भी। तो आप इसे क्रॉस सेक्शनल नहीं कह सकते। नहीं, मिस्र में कई स्टार्टअप अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आप जानते हैं पैसे की आवाजाही अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उस माहौल में आपने कैसे पता लगाया है कैसे संचालित करें, कैसे सफल हो? आप किस प्रकार की सफलता के गुप्त तत्वों को जानते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि आप ये साझा नहीं करना चाहते कि ये आपके लिए कैसे काम करता है, लेकिन समझाएं, क्योंकि बाहर से ये संचालित करने के लिए एक बहुत ही कठिन बाजार है। जब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने 2010 में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की। 2011 में हमने एक क्रांति की थी। हाँ, तुमने किया। और मैं उधार देने के व्यवसाय में था। 2016 में हमारा बहुत ही भारी अवमूल्यन हुआ। यह नवंबर 2016 में हुआ था। 2020 में कोविड था और हम उधार देने के व्यवसाय में भी थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हाल ही में वहाँ था। मैं इन सभी घटनाओं के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हम स्थिर खड़े रहे और बढ़ते रहे। हम या तो अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में स्थिर रहे और बढ़े। मेरा मानना है कि जब मौसम बदलता है तो आप जो पहन रहे हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको स्की रिसॉर्ट में टी शर्ट पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको फुर्तीला होने की ज़रूरत है, आपको तेज़ रहने की ज़रूरत है और आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है। पिछले 24 महीनों में बाधाएं आई हैं और ये बाधाएं मुख्य रूप से अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के कारण थीं। और मुद्रास्फीति के साथ मुद्रा अपना मूल्य खो देती है। और एक ऋणदाता के दृष्टिकोण से या वित्तीय सेवाओं के दृष्टिकोण से आपको डॉलर के संदर्भ में समायोजन करने की आवश्यकता है। और हमारी मानसिकता विकास की मानसिकता थी। ठीक है, हमें अमेरिकी डॉलर के आधार पर बने रहने या बढ़ने के लिए स्थानीय मुद्रा में इतना बढ़ने की ज़रूरत है। और हम जोखिम पर केंद्रित थे और विकास पर भी केंद्रित थे। और इस तरह हम इन कठिन समय को दूर करने में कामयाब रहे। अब मुझे लगता है कि हालात बदल रहे हैं। तो मेरा मानना है, क्योंकि उस दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी जो 10-12% से अधिक थी। और हम अक्सर एक निश्चित दर पर उधार देते हैं और एक परिवर्तनीय दर पर उधार लेते हैं, जिससे हमारा मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन हम जल्दी से समायोजन करने में सक्षम थे क्योंकि हमारे पास छोटी और छोटी अर्न शर्तें थीं। और अब हम देख रहे हैं कि इस चक्र का उलटा होगा, ठीक वैसा ही जैसा 2018 से 2021 तक हुआ था। आप अपने निवेशकों का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्योंकि यह आसान नहीं हो सकता है ना, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो विनिमय दर के मामले में बहुत अधिक उतार चढ़ाव के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, वे स्पष्ट रूप से अवमूल्यन शब्द से दूर भागते हैं। आप जानते हैं आपका कितना समय इन लोगों को प्रबंधित करने में ही चला जाता है। या लड़कियां? इसलिए मैं भाग्यशाली संस्थापकों में से एक रहा हूं। मेरे बहुत से निवेशकों ने मेरे साथ बहुत पैसा कमाया है, मेरे साथ निवेश किया है और वास्तव में बाहर निकल गए हैं और निवेश पर बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। इसलिए मुझे लगता है इस ट्रैक रिकॉर्ड ने दो तरफा विश्वास स्थापित किया है कि हम किसी भी वातावरण में नेविगेट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और समय के साथ अधिक से अधिक मूल्य बना सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। एक अच्छा रिश्ता, बहुत बहुत अच्छा रिश्ता। मुझे समय का ध्यान है। मुझे पता है कि आपको फ्लाइट पकड़नी है। मैं सुनना चाहता हूँ। तो आपके लिए आगे क्या है? मुझे पता है कि आपने हमें कुछ विचार, नए बाजार दिए हैं। आपने कई चीज़ों की खोज के बारे में बात की। आपके लिए आगे क्या है? क्या ये उसी कहानी पर कायम है, बढ़ता रहेगा? क्या कोई बड़ा विविधीकरण है? जाहिर है आपने उल्लेख किया है कि कुछ ऐसे उत्पाद या कुछ कंपनियां हैं जो सैंडबॉक्स में हैं। यदि आप हमारे लिए इसका सारांश देते हैं तो कंपनी के लिए आगे क्या है? कंपनी के लिए अगला कदम मिस्र में अपने सक्रिय उपयोगकर्ताओं को 1 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन करना है। और इसके लिए रणनीति, कार्यान्वयन और वितरण में एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है ताकि ग्राहक को हमारी रणनीति के मूल में रखा जा सके और उसे कैसे बनाए रखा जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बनाए रखा जाए। इसलिए हम उस छोर के लिए कई उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न उत्पादों के साथ क्षेत्रीय और सीमाओं के पार बढ़ रहे हैं और एक क्षेत्रीय कहानी बनाना, ठीक है, उस छोर तक। दिलचस्प। और उस सब में प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है? बहुत बड़ी, और यह मुख्य चालक है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ आपके लिए स्वामित्व वाली तकनीक होने जा रही है। हमारी सारी तकनीक हमारे स्वामित्व में है। इसलिए हमारी टीम 120 इंजीनियर अगस्त 2019 में लिए गए निर्णय से लेकर 21 जनवरी को न्यूरॉन लॉन्च करने तक यह सब घर में ही विकसित हुआ है। सब कुछ। अहमद अद्भुत हैं। मेरे सह संस्थापक वह अद्भुत हैं।
तो ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न को भटका देता है। और फिर ये कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिस पर आप विचार करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे में देखा, मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा है जहां आप अपने लिए एक ऐसा अच्छा स्वामित्व वाला मंच बनाते हैं। आप मूल रूप से कहते हैं, हमने वास्तव में उस प्रौद्योगिकी कंपनी में आंतरिक मूल्य पैदा किया है, हम उस तकनीकी कंपनी को भी एक स्टैंड अलोन के रूप में बाजार में क्यों नहीं ले जाते। मेरा सबसे अच्छा उदाहरण जिसे मैं उद्धृत करना पसंद करता हूं, ऑक नॉर्थ है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप जानते हैं। आप जानते हैं ये ब्रिटेन का बैंक है, ब्रिटेन ऑक नॉर्थ टेक्नोलॉजीज। पहले ऑक नॉर्थ बैंक और अब ऑक नॉर्थ टेक्नोलॉजीज। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि पूरक बाजारों में अन्य बैंकों की संख्या X है। क्या यह रणनीति का हिस्सा है या आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ अपने मुख्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तकनीकी को अपने और देश के लिए रखना चाहते हैं। एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक अलग व्यवसाय है। मैं सहमत हूं। हमने इसे मिस्र में अपने एक प्रतियोगी के साथ किया है। रात में मेरे पेट में दर्द होता था। क्यों मैं किसी को अपनी स्वामित्व वाली तकनीक एक छोटी सी फीस लेने या उसे विकसित करने के लिए क्यों देता हूं? यह एक अलग व्यवसाय है। फिर हमने कहा, ठीक है, हम इसे सीमा पार करने जा रहे हैं, लेकिन मिस्र में नहीं। हमें बहुत रुचि थी। इस व्यवसाय को स्थापित करने में हमें जो बैंडविड्थ लगेगा, मैं इस व्यवसाय को स्थापित नहीं करना चाहूंगा और अपने उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपने ग्राहक को अपने साथ जोड़ूंगा और अपने ग्राहकों को सेवा दूंगा। तो ये एक ऐसी दिशा नहीं है जो हमारे लिए प्राथमिकता हो। और मैं इसे समझता हूं, लेकिन फिर ये आगे ले जाता है। मुझे क्षमा करें, ये प्रश्न किसी और की ओर ले जाते हैं। चलिए बात करते हैं और इसे हम समाप्त करेंगे। चलिए प्रतिभा तक पहुंच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये स्केलिंग के साथ कई चुनौतियों में से एक है जिसका सामना तकनीकी कंपनियां कर रही हैं। और ज़रूरी नहीं कि यह केवल तकनीक ही हो। आप जानते हैं, अगला डेटा वैज्ञानिक और अगला AI विशेषज्ञ, बल्कि मूल्य श्रृंखला के अन्य पहलू भी शामिल हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अधिक क्षेत्रीय होते जाते हैं, जैसे जैसे आप ग्राहक केंद्रित होते जाते हैं, अधिक से अधिक उत्पाद बनाते जाते हैं, आप कैसे इससे निपट रहे हैं। मुझे पता है कि मिस्र बहुत अच्छा है। मैं मिस्र से बहुत से लोगों को काम पर रखता हूँ। मैं पिछले 12 सालों से मिस्र से लोगों को काम पर रख रहा हूँ और कुछ बेहतरीन लोग जिन्हें मैंने काम पर रखा है वे मिस्र से आए हैं। लेकिन आप कैसे जवाब देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अब उसी प्रतिभा के पीछे जा रहे हैं, है ना? तो यह कठिन है। मुझे यह मानना होगा कि यह कठिन है। बेशक अब AI के खेल में आने के साथ ये काफी मदद कर रहा है। मैं सहमत हूँ। कोडिंग की दक्षता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ करने में सक्षम है। तो यह प्रतिभा की कमी का प्रतिकार है। मुनीर, मैं आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि मैंने आपको आपकी आवश्यकता से अधिक समय तक यहाँ नहीं रखा। मुझे पता है कि आपकी बहुत जल्दी मीटिंग है और फिर हवाई अड्डे जाना है, लेकिन मैं दुबई में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको काहिरा में मिलूंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं और वे पिरामिड देखने जाना चाहती हैं। तो शायद अगली बार जब हम वास्तव में सोफे या कॉफ़ी शॉप पर बैठेंगे तो हम काहिरा में होंगे। लेकिन मैं आपके यहाँ आने की सराहना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन, मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। हमारी बातचीत का बहुत आनंद लिया। आपकी बेटियों से मिलने और मिस्र में आपकी मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूँ। हो गया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सब लोग वो मुनीर थे। मुनीर एमेनिटी हलन के संस्थापक और CEO हैं। एक बहुत ही दिलचस्प, ईमानदार कहानी दुनिया के एक विशेष क्षेत्र में शुरू हुई जो राइड हेलिंग और डिलीवरी के आसपास थी। उन्होंने तय किया कि बेहतर चीज़ें हैं जो वे खुद के साथ कर सकते हैं। वित्तीय सेवाओं में आ गए, या कम से कम वे पहले दिन से ही वित्तीय सेवाओं में हैं। वे स्पष्ट रूप से एक वित्तीय सुपर ऐप बन गए हैं। और वे, आप जानते हैं, वे केवल मिस्र में ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले फिनटेक में से एक हैं। आयाम को देखना दिलचस्प है। वो चीज़ों को आसान बना देता है ना? मुझे लगता है कि ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन इसके साथ ही मैं अलविदा कहूँगा अगले हफ्ते तक। धन्यवाद।